वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का इंतखाबी दौरा। पालनाडु जिले में करेंगे अवामी जलसा। इलेक्शन कमीशन के आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियां हुई तेज। टीडीपी और जनसेना 2024 के इंतखाबात के लिए जारी करेंगे अपना मंशूर। दीगर जमातों ने भी इंतखाबी मुहिम की शुरू। सियासी जमातों ने 7 मराहिल में लोकसभा इंतखाबात कराने के ऐलान का किया खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा कि पार्टी अच्छी हुक्मरानी और खिदमत की फराहमी से मुतालिक गैर मामूली कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएगी अवाम के पास। दीगर जमातों ने भी कहा कि वो जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार के लिए हैं तैयार। श्रीलंका की बहरिया ने रामेश्वरम में 21 माहीगीरों को लिया हिरासत में और जब्त की उनकी 2 कश्तियां। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आज है आखिरी दिन। व्लादिमीर पुतिन के इख्तिदार में बरकरार रहने का है इम्कान। रूस ने यूक्रेन पर इंतखाबात में रखना डालने का लगाया इल्जाम। खेलों में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार के बाद हुए मुकाबले से बाहर। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने 21-12, 10-21, 21-15 से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों के ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। वजीर आजम पालनाडु जिले में एनडीए की इंतखाबी मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम पालनाडु में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। और लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई महीनों से तैयारी कर रही सियासी पार्टियों ने अब कमर कस ली है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यके बाद दिगरे कई पोस्ट की। वजीर आजम ने लिखा कि जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी एनडीए इन इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुड गवर्नेंस और अवामी खिदमात के अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर हम अवाम के दरमियान जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमें मुसलसल तीसरी बार 140 करोड़ कुंबे के अफराद और 96 करोड़ से ज्यादा वोटरों का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं इलेक्शन कमीशन के जरिए लोकसभा इंतखाबात 2024 के ऐलान का खैर मकदम करता हूं। इंतखाबात जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये मुल्क और रियासत को तरक्की और गुड गवर्नेंस की राह पर गामजन रखने का जरिया है। मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि वो रिकॉर्ड तादाद में वोट डालें और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियाद को मजीद मजबूत करें। काबिल एहतराम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी और अगले 5 सालों तक अवाम की उमंगों को पूरा करने के अज़्म के साथ काम करेगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और परिणाम 4 जून को आएंगे। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के अपने लोकसभा इंतखाबात के ऐलान पर मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में होने हैं और नताइज 4 जून को आएंगे। अगरचे तमाम सियासी जमातों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अवाम किसको वोट देते हैं ये 4 जून को ही पता चलेगा।
और मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही मॉडल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के साथ ही इंतजामिया ने मुल्क में कई मकामात पर लगे बैनर्स और पोस्टर्स को हटाना शुरू कर दिया है। बदायूं में डीएम मनोज कुमार की हिदायत पर शहर में अवामी मकामात पर लगाए गए पोस्टर, होर्डिंग्स और फ्लैक्स हटाए जाने लगे हैं। दीगर रास्तों पर भी सियासी इंतखाबी मवाद को उतारने का काम जारी है। अब इलेक्शन होने तक पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग वगैरह पर पाबंदी है। समाजवादी पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश से उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, जबकि डॉक्टर महेंद्र नगर को गौतम बुद्ध नगर से मैदान में उतारा गया है। एसपी ने इटावा से जितेंद्र दोहरे और सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट दिया है। मनोज कुमार राजवंशी को माशिक और नारायण दास आहिरवार को जालौन से टिकट दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद अब इंतखाबी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। एनडीए की हलीफ टीडीपी और जनसेना आइंदा इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी करेंगी। हाल ही में आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के दरमियान सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दी गई है। बीजेपी 6 लोकसभा सीटों और 10 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा और 144 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बीजेपी और टीडीपी के अलावा जनसेना, जो इत्तेहाद का हिस्सा है, रियासत की 2 लोकसभा सीटों और 21 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 रोजा इजलास का आज आखिरी दिन है। नागपुर में जारी इस मीटिंग में समाजी हम आहंगी, यकजहती, जात पात के इम्तियाज से लड़ने, भारत के खानदानी निज़ाम को मजबूत बनाने, बच्चों और नौजवानों को भारतीय तहजीब, माहौलियात, सफाई सुथराई, शहरी फराइज के बारे में तालीम देने समेत कई मौजूआत पर बातचीत की जा रही है। इजलास में 1,500 से ज़ायद रजाकार भी शिरकत कर रही हैं। बीजेपी सदर ने कल देर रात नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। नड्डा नागपुर में आरएसएस के जेर इत्माम अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने 2 दिन पहले इसका इफ्तिताह किया था। इस दौरान आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन वैद ने कहा कि अक़लियतों में आरएसएस को लेकर उनके जहन में जो खौफ पैदा किया गया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र लंदन में एक कार रैली का इनेकाद किया। बीजेपी की हिमायत में निकाली गई इस रैली में 200 से ज़ायद कारें शामिल थीं। ये रैली नॉर्थलट में कच्छ लीवा पाटीदार समाज कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई और वेम्बले में स्वामी नारायण BAPS मंदिर पर खत्म हुई। रैली में हीरो से MP और पद्मश्री बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि भारत में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद भारत और ब्रितानिया की दोस्ती मजबूत हुई है। भारतीय मईशत दुनिया की नंबर 1 मईशत बनने की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 24 में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कई मौज़ूआत पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मुल्क के देहातों में 1.5 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में न सिर्फ आम टेस्ट किए जाते हैं, बल्कि डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों की इब्तदाई स्क्रीनिंग भी की जाती है। हम इस खिदमत को मुल्क के देही गरीबों तक ले जा रहे हैं। आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो। इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम
टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हुकूमत की तवज्जो मरकूज होती है तो हर शोबे में ये नजर आती है। उन्होंने कहा कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग वजारत बनाई है। हमने मवेशी परवरी और माही परवरी के लिए भी अलग अलग वजारतें बनाई। हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक अलग वजारत बनाई, जिसके नताइज भी ऐसे ही रहे हैं। चुनाव तो आते हैं जाते हैं साथियों, जिम्मेवारियां होती है। साथियों, जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्चा करते नहीं देखा कि कैसे इस सरकार ने नए मंत्रालय बनाकर अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला और मैं स्किल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री 4.0 को टारगेट करता हूं जी। आजादी के बाद पहली बार अब फिशरीज डिपार्टमेंट, मछली उत्पादन आज 2 गुना हो गया है और जितना हमारे यहां एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया का है, हमारे यहां मछली का एक्सपोर्ट करीब करीब उतना पहुंच गया है जी। लेकिन ये मोदी ऐसा है जिसने पहली बार पशुओं के टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। हैदराबाद में जारी आलमी रूहानी मेला 2024 का आज आखिरी दिन है। वजारत सखावत और हार्टफुलनेस की तरफ से मुनक़िद किए जा रहे 4 रोज़ा रूहानियत समिट का मौजू आलमी अमन के लिए दाखिली अमन है। कॉन्फ्रेंस का मकसद बैन मजहबी मकालमे कायम करना और हर उम्र और हर शुबाए ज़िंदगी के लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूहानियत से जुड़ने में मदद करना है। इस समिट का मकसद मुख्तलिफ पैनल मुबाहिसों, रूहानियत से मुतालिक सकाफती प्रोग्रामों, भारत की रूहानी तारीख़ और किताबों और मौसीक़ी के ज़रिए रूहानियत का एक अमीक़ तजर्बा फराहम करना है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। INS कोलकाता ने गुज़श्ता 40 घंटों में ठोस कार्रवाई के जरिए तमाम 35 कज़्ज़ाक़ों को घेर लिया है और उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया। 16 मार्च की शाम को बगैर किसी नुकसान के कज़्ज़ाक़ों के जहाज़ से अमले के 17 अरकान के महफूज इनक़लाब को यकीनी बनाया। INS कोलकाता ने भारतीय साहिल से तकरीबन 1400 NM 2600 किलोमीटर के फासले पर कज़्ज़ाक़ी जहाज़ रोइन को रोका था और INS सुभद्रा, हेल RPA समुद्री कश्ती जहाज़ और मार्कोस प्रहार फ़ज़ाइया की तरफ से की गई कार्रवाई के तवस्सुत से समुद्री कज़्ज़ाक़ी जहाज़ को रोकने के लिए मजबूर किया गया था। NIA ने पुणे ISIS मॉड्यूल मामले में सनीचर के रोज़ कोंढवा इलाके में वाक़ई 4 जायदादों को जब्त किया। NIA ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें कोंढवा से धमाका खेज मवाद, बम बनाने वाले केमिकल, हथियार और IS की हिमायत याफ्ता लिटरेचर बरामद किया गया था। नव भारत साक्षरता प्रोग्राम के तहत आज बुनियादी ख़वानगी और हिंसों के इल्म के तज्ज़िये का इम्तहान मुनक़िद किया जाएगा। ये इम्तहानात 23 रियासतों में मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ारत तालीम ने कहा है कि इस अहम मुल्कीर तशख़ीसी इम्तहान में तकरीबन 37 लाख सीखने वाले शिरकत करेंगे। इस इम्तहान में 3 मज़ामीन का अहाता किया जाएगा: पढ़ना, लिखना और हिंसों का इल्म। वज़ारत ने कहा है कि ये इम्तहान कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की बुनियाद पर तमाम सीखने वालों की इलाकाई ज़बानों में लिया जाएगा। इस बार चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा के ज़रिए 100% ख़वानगी का ऐलान किया जा सकता है। और हरियाणा के धारवेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से तकरीबन 40 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इस वाक़ये में कई लोग झुलस गए। एक ज़ख्मी की हालत नाजुक है और उसे रोहतक रेफर कर दिया गया है। ज़ख्मियों को रेवाड़ी के सर शादीलाल ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है और अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है।
और अब पेश है दिल्ली से शाये आज के उर्दू अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो हम पहली खबर ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये इंतखाबात से मुताल्लिक़ है। मुल्क में 7 मरहले में आम इंतखाबात का ऐलान। उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में 7 मरहले में पोलिंग होगी। 4 रियासतों आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के असेंबली इंतखाबात का भी इस दौरान ऐलान कर दिया गया है। ताहम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का हनूज़ कोई इशारा नहीं मिला है। 19 अप्रैल से 1 जून तक इंतखाबात कराए जाएंगे और नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। ये सबसे बड़ी सुर्खी इनकलाब की। उसके बाद जो खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ 4 रियासतों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद की खबर जो हम ले रहे हैं वो खबर हमारा समाज से, और ये है बदनवानी और गुर्बत के खिलाफ जंग तीसरी मुद्दत में तेज़ होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आम इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए आज इस एतमाद का मैं इज़हार करता हूँ कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मकसद को हासिल करने के लिए हम वतनों की मुकम्मल हिमायत, प्यार और आशीर्वाद को हासिल करेंगे। अगली सुर्खी, EVM से महफूज मुनसिफाना वोटिंग मुमकिन हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया है। और हमारे समाज की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके बाद की खबर सहाफ़त से, हुकूमत ने JKLF को गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। कश्मीर में दहशतगर्दी को बेरहमी से कुचलने के लिए पुरअज़्म है हुकूमत। अमित शाह का बयान। और इसके बाद की सुर्खी जो हम ले रहे हैं वो है मुल्क ने अब की बार 400 पार का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का तेलंगाना के नागर कर्नूल में जलसा आम से खिताब। इसके बाद की सुर्खी, रियासत की पुलिसिंग दुनिया में बन रही है अपनी मिसाल। वज़ीर आला UP पुलिस की तरबियत के बाद सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कुमार पांडे से मिले। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अकेडमी से बातचीत की और उसके बाद मुल्क के लोग रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आए। JP नड्डा ने लोगों को तरगीब दी और उनसे अपील की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुल्क के लोग रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आए। JP नड्डा का मुल्क के लोगों और नौजवानों से अपील। आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। उर्दू अखबारात के जायजे के बाद अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो में एक रैली में सदर जो बाइडेन पर हमला किया है। ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन से मुतालिक उठाए गए इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया है और कांगो से मुजरिमों की आमद पर भी खबरदार किया है। ओहायो में ट्रंप रिपब्लिकन सेनेट उम्मीदवार बर्नी मोरिनो की हिमायत में रैली कर रहे थे। दोबारा सदर बनने की कोशिशों में मसरूफ ट्रंप के इत्तेहादियों की मुखालफत कम नहीं हो रही है। साबिक नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में ट्रंप की हिमायत नहीं करेंगे। अगली खबर आइसलैंड से। आइसलैंड में एक बार फिर से आतिश फिशा फट पड़ा है। आतिश फिशा फटने की वजह से लावा आसमान में दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। रेकजेंस जजीरा नुमा पर स्टोरा, स्कोकफेल और हैगफेल के दरमियान आतिश फिशा फट पड़ा। इस इलाके में 8 फरवरी को भी आतिश फिशा फटा था। दिसंबर के बाद आइसलैंड में आतिश फिशा फटने का चौथा वाकया सामने आया है। एक और खबर मिस्र से है। मिस्र के कदीम तरीन सिनेमाटोग्राफी स्टूडियो में ज़बरदस्त आग लग गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। गजा गवर्नरेट ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने अल अहराम स्टूडियो में लगी आग को बुझाने के लिए कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी हैं। एहतियात के तौर पर कुछ लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। इस स्टूडियो को 1940 की दहाई में कायम किया गया था। अगली खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला के सदर निकोलस
मादुरो एक बार फिर से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वेनेजुएला में सदारती इंतखाबात 28 जुलाई को होंगे। हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी ने कल कहा कि निकोलस दूसरी मुद्दत के लिए वोटिंग में हिस्सा लेंगे ताकि इक़्तिदार में मजीद 6 साल की मुद्दत हासिल की जा सके। 61 साला निकोलस को सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नायब सदर ने ऐलान किया और हामियों से खिताब करने के लिए खेलों के एक बड़े मैदान में स्टेज पर गए। हालिया पोल से पता चला है कि वेनेजुएला के 13.9% लोग निकोलस को वोट देने का इरादा रखते हैं, जो कि अपोजिशन के उम्मीदवार मारिया कोरिना मचाडो के 54.5% से बहुत पीछे है। उम्मीदवारों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए 25 मार्च तक का वक्त है और ये वाज़ेह नहीं है कि अपोजिशन मचाडो के मुतबादिल का नाम लेगी, जिन पर मुतबादिल मुंतखब करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इस दौरान नाइजर की हुकूमत ने अमेरिका के साथ फौजी ताउन के माहिदे को फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। नाइजर की फौजी जुंटा के तर्जुमान कर्नल अमादो अब्दुर्रहमान ने कौमी टेलीविज़न पर यह ऐलान किया है। यह ऐलान फौजी जुंटा के साथ राब्तों की तजदीद के लिए 3 रोज़ा दौरे के बाद एक सीनियर अमरीकी वफ्द के नाइजर से रवाना होने के एक दिन बाद सामने आया है। पिछले साल तक नाइजर में तकरीबन 1100 अमरीकी फौजी मौजूद थे, जहां अमरीकी फौज 2 अड्डों पर काम करती है, जिसमें एक ड्रोन अड्डा भी शामिल है, जिसे एयरबेस 201 के नाम से जाना जाता है, जिसे $100 मिलियन से ज़्यादा की लागत से वेस्ट नाइजर में अगाजेस के पास बनाया गया था। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। दोनों के दरमियान खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से कामयाबी हासिल की है। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीबी मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी। ऐसे में फाइनल में दिल्ली का चैलेंज आरसीबी के लिए आसान नहीं होगा, जबकि आखिरी 2 मैचों में आरसीबी ने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को शिकस्त दे दी है। 50 से जायद बैनुल-अक़वामी और 70 कौमी तमगे जीतने वाले भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को यकीन है कि जो काम उनके जरिए टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं हुआ, वो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में ज़रूर करना चाहेंगी। पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल कर चुकी मनु की नज़र आइंदा ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करने पर लगी हुई और उन्हें यकीन है कि इस अहम मुकाबले से कबल हर सतह पर वह खुद को मजबूत बना रही हैं। मनु से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय निशानेबाज मनु भाकर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनकी तैयारियों को जानते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी जो है ये ओलंपिक वर्ष है, किस तरह की चल रही है? बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियां चल रही हैं। तो लगभग सारी चीज़ें की टेक्निकल से लेकर मेंटल से लेकर फिज़िकल हर तरीके से हम अपने आप को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि फाइनल मोमेंट पे जब हम फाइनली हम शूट करेंगे, फाइनली हम कंपटीशन बड़े कंपटीशन में जाएंगे, ओलंपिक गेम्स में जाएंगे, तो कोई भी इशू ना रह जाए, कोई भी चूक ना रह जाए। जी, उतार चढ़ाव आपके करियर में पहले भी आते रहे, लेकिन उनको मात देते हुए आपने ओलंपिक का कोटा जो है वो भी हासिल किया और अपने आप को एक नए सिरे से आप सामने लेकर के आ रही हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे सफ़र को? मैं समझती हूँ कि उतार चढ़ाव हर एक के जीवन का एक इनसेपरेबल हिस्सा है, मतलब आप अलग ही नहीं कर सकते हो उस चीज़ को। और मेरे साथ मेरे करियर में पर्सनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। किसी कंपटीशन में बहुत ही अच्छा किया है, किसी कंपटीशन में उतना अच्छा मैं नहीं कर पाई हूँ। तो उतार चढ़ाव जब तक हम उन चीज़ों से सीखेंगे नहीं तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों को एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि हमें ठीक है, एक ख़राब मैच हो गया या फिर एक ख़राब एग्ज़ाम हो गया, कुछ भी, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उसी दिन से तैयारी शुरू। पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा खेलों को एक नया माहौल दिया गया है, देश में हम देख रहे हैं नई खेल क्रांति आकर सामने आई है। चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे आर्थिक तौर पे बात हो, चाहे खिलाड़ियों को एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात हो, तो एज एन एथलीट जब इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी जो टॉप स्कीम से जो सुविधा मिल रही है, जो खेलो इंडिया का एक मंच सामने आया है, तो एज एन एथलीट उसको ये किस तरह से बेनिफिट कर रही हैं और कैसे एक एथलीट की जो लाइफ है उसमें चेंज आया है, वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे।
जी, मेरे ख़्याल से हम सबको पता है, हमने जैसे देखा है इन कुछ सालों में, मेरे ख़्याल से 4 या 5 सालों में जो बदलाव हमने खुद देखा है मेरी तो आँखों के सामने ही हुआ है कि खेलों का प्रचार तो ठीक है, पर उसके अलावा सपोर्ट, मतलब असलियत में सपोर्ट करना, कि खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग स्कीम्स बनाई गई, जैसे टॉप स्कीम है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, जो टॉप ऑफ ओलंपिक पोडियम स्कीम है। और वो सरकार के द्वारा है कि कोई भी जो इंडिया के टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 6 एथलीट्स होंगे, उन सबको वो सपोर्ट करेंगे, जो मंथली कुछ उनको सपोर्ट देंगे फाइनेंशियली और इक्विपमेंट का कुछ देंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, देखने को मिली है मुझे भी। और खेलों का प्रचार काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, स्पेशली खेलो इंडिया स्कीम की वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स, जो बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि ठीक है, हमें टैलेंट है, पर हम करेंगे कहाँ। नेशनल सीधा एक बड़ा स्टेज हो जाता है, बट खेलो इंडिया जैसी स्कीम मेरे ख्याल से बहुत सारे टैलेंट्स को तराशा है इन्होंने। तो ये है मनु भाकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पेरिस ओलंपिक को लेकर के उनकी तैयारी बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी मान रही हैं कि जिस तरह से सरकारी मदद जो है वो अब खिलाड़ियों के, कहना चाहिए एक तरह से, दरवाजे तक पहुंच रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे मेडल को लाने में। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं।